कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं अपने 20 साल से अधिक के तजुर्बे से बता सकता हूँ आपको कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। फांकी मारने वाले बच्चों का सक्सेस रेट मेहनत ही सब कुछ है। आपके लाइफ में आप सब कुछ दुनिया का हर चीज हासिल कर सकते हो खूब ज्यादा मेहनत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आना चाहिए कि सीबीएसई आपसे इस चैप्टर में क्या क्या मांगेगा, यानी सीबीएसई को क्या चाहिए इस चैप्टर से कि हर एक बच्चा को ये पता हो। तो सीबीएसई आपसे ये चाहेगा कि हर एक बच्चा ये समझ ले कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है। क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया को जरूरत पड़ी आजादी के बाद, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, दूसरा चीज सीबीएसई ये चाहेगा आपसे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या था। ठीक है, लंबे समय के लिए भारत ने कुछ गोल्स सेट किए थे, वो गोल्स क्या क्या था। और तीसरा चीज सीबीएसई ये चाहेगा आपसे कि इन गोल्स का सक्सेस रेट क्या था, अर्थात इंडिया ने कितने इनमें से कितने गोल्स को इंडिया अचीव कर पाया अप टू 1990। सर अप टू 1990 क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो सेकंड पार्ट था वो 1991 से फिर चालू, हमने नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया 1991 में, जिसको हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी से पहले का जो दौर था वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर का जिस्ट आपको समझ आ गया। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, जब अंग्रेज छोड़ करके भारत को चले गए तो उस समय मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि हमारा कंडीशन कैसा था। हमारा कंडीशन था स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, यानी बहुत ही खराब हालत था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि लंबे समय से हमारे कंट्री का कोई ग्रोथ नहीं था। और दूसरा मैंने क्या बताया, बैकवर्ड, यानी बहुत ज्यादा बर्डन एग्रीकल्चर पे था। और दूसरा जो ऑक्यूपेशनल सेक्टर था उसमें लोग काम ही नहीं कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय के हमारे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के सामने कि कैसे इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को हम वाइब्रेंट इकोनॉमी में बदले। क्या बोला? वाइब्रेंट इकोनॉमी में बदले। स्टैग्नेंट का उल्टा होता है वाइब्रेंट, यानी जिसमें लगातार ग्रोथ देखा जाए। दूसरा, इस बैकवर्ड कंट्री को कैसे पहले हम डेवलपिंग कंट्री करें और फिर डेवलप्ड कंट्री करें, है ना। तो ये चैलेंजेस जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो देखो, इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बोला मैं अपने भारत को डेवलप करके रहूंगा। तो उन्होंने अपने सबसे फेवरेट कंट्री रशिया का दौरा किया। ठीक है, उस समय उसको यूएसएसआर बोला करते थे हम लोग, और रशियन इकोनॉमी जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था और वहां पे चल रहा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पर जवाहरलाल नेहरू बाद में इन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी को अप्लाई करूंगा तो फिर इंडिया में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी है जो अच्छा काम कर रहे थे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करने का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किसके हाथों में चला जाएगा? सरकार के हाथों में, और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा झुंझुना। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को लेकर के एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। और तब से लेके अभी तक हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी का सफर तय कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले देखते हैं जो पहला टर्म है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय व्हिच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। तो सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है, हम लोगों को समझा दीजिए। सेंट्रल प्रॉब्लम्स बाबू लोग, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तीन प्रॉब्लम्स होता है सेंट्रल प्रॉब्लम में। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हम जो इकोनॉमिक सिस्टम अपना तय करते हैं, जैसे मैंने कहा इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी तय किया, तो उस इकोनॉमिक सिस्टम का काम ही होता है इन तीनों प्रश्नों का, इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना और इन तीनों क्वेश्चन को हल करना।
क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक्चुअली। तो तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी कंट्री का जो रिसोर्सेज है आर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स होते हैं और वो लोग सारे रिसोर्सेज को ओन करते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन बन जाता है? गवर्नमेंट। क्या प्रोड्यूस करना है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये सोशल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट काम करती है, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन नेहरू जी ने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। यहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी मौका दिया, हमने पब्लिक सेक्टर को भी मौका दिया। क्लियर है? तो एक बार और उसको रिवाइज करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब हम क्या समझे? जहां पे सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन है? द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी 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 इन तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही दे पाता है और वही इसको हल करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कौन हल करता है? गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हल करता है दोनों मिल करके, प्राइवेट और गवर्नमेंट। क्लियर है इतना? ठीक है, यस सर। अब आता हूं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो, ये मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना है तो प्लानिंग जरूरी है। इस चैप्टर से हमने इंडिया का प्लानिंग शुरुआत किया, लेकिन यहां से हमें अपने लाइफ के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इंडिया ने क्या किया था? दो तरह का प्लान किया, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। हमारे लाइफ में भी बच्चों एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान पहले फिक्स करो और उन प्लान को, लॉन्ग टर्म प्लान्स को हासिल करने के लिए हम छोटी छोटी प्लान्स करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स, वो भी आपको तय करना चाहिए, तभी जाकर के आप लॉन्ग टर्म प्लान को हासिल कर सकते हो। जैसे कई बच्चे सोचते हैं मुझे सीए बनना है, बहुत अच्छी बात है, बट सीए बनना आपका लॉन्ग टर्म प्लान है। अब सीए बनने के लिए आपको 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करना है, तब जाके इस सीए को आप हासिल कर सकते हो। तो ये जो 11-12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म प्लान्स हो गया। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय का जो थिंक टैंक था, पीसी महलानोबिस, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स दोनों क्रिएट किया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग अभी मैंने समझाया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एडवांटेज। यानी हमारे कंट्री में जो इतना रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, मॉनिटरी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हालांकि मॉनिटरी रिसोर्सेज बहुत कम था, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठे बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करना ताकि इनका वेस्टेज ना हो। बिकॉज हमने 11 में पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। इसलिए चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, इसलिए उसको अच्छी तरह से यूज करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने चूज किया। मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद हमने इकोनॉमिक प्लानिंग किया। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब आपने सीखा किस तरह से रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट यहां पे आता है, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ी। भाई अंग्रेज जब चला गया था, हम स्टैग्नेंट और क्या थे? बैकवर्ड थे। हमको स्टैग्नेंट से क्या बनना था? वाइब्रेंट बनना था। बैकवर्ड से क्या बनना था? डेवलपिंग और फिर डेवलप। तो देख लेते हैं नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या क्या है। टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज बिखरा पड़ा हुआ था उसको इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेट करना और फिर उसको बहुत बढ़िया से यूज करना ताकि उसका मैक्सिमम एडवांटेज हम ले सके। टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए तो हम कंट्री को डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा मुद्दा था टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे अंत में है टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों, जब तक कैपिटल अप्लाई नहीं होगा, कैपिटल एम्प्लॉय नहीं करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, इंडस्ट्री को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हो, तो हमारा फोकस था कैपिटल फॉर्मेशन पे। और कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है? जब आप बहुत, आपका इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेगा तो आपका सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल
फॉर्मेशन होगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए। अब चलता हूं अगले टॉपिक में। अब क्या है ना बाबू कि हमने प्लानिंग करने का तो डिसीजन ले लिया। प्लानिंग करेंगे तो उसका गार्जियन तो होना चाहिए जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसका प्लानिंग अच्छे से करेगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है। उस समय एक प्लानिंग कमीशन की गठन की गई। कब की गई, तो इसका डेट है केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मार्च 1950। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, हमने प्लानिंग कमीशन एक बना लिया। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वही हमारे चेयरमैन थे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने मेनली क्या किया, डेवलप्ड 5 ईयर प्लान्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जो आज का रशिया है। तो इन्होंने बेसिकली फोकस किया शॉर्ट टर्म प्लान्स। पहले तो लॉन्ग टर्म प्लान्स इन्होंने बना लिया, मैंने अभी समझाया था। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म जरूरी है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा प्लान, तो छोटा प्लान हम क्यों करते हैं, लंबे प्लान को, लंबा लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली डेवलप किया 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स कुछ स्पेसिफिक गोल्स होता है, हर 5 साल में हमें वो अचीव करना होता है, इन्होंने डेवलप किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना, पहला पंचवर्षीय योजना, वो 1951 से 1956 तक चला। ये प्लानिंग कमीशन का मैं आपको बता रहा हूं। टिल डेट मतलब वी हैव कंप्लीटेड 12 5 ईयर प्लान्स अप टू 2017। 2017 तक की अगर हम बात करें तो हमने 12 5 ईयर प्लान्स को कंप्लीट कर लिया था। इसको दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यू के लिए जरूरी है। और प्लानिंग कमीशन का जो काम करने का तरीका था वो था टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन को बच्चों समझो, टॉप मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, डाउन मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग्स तय करती थी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ता था। इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक, स्टेट गवर्नमेंट नौकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इसको टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता था। यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम कर रहे थे उसमें मेन रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। क्लियर है। लेकिन बाद में 2015 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया, ठीक है। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इंडिया को बदलने के लिए, ठीक है। अब 1947 की बात अलग थी और 2015 की बात अलग थी, हम बहुत आगे बढ़ गए थे। अब प्लानिंग्स को थोड़ा सा नर्चर करना जरूरी था, इसलिए नीति आयोग को बनाना पड़ा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जनवरी 1, 2015, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी मैंने यहां बताया था टॉप डाउन अप्रोच, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन नीति आयोग में इसको चेंज कर दिया गया, इसको बॉटम अप अप्रोच बना दिया गया। इसका मतलब होता है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि स्टेट का भी पार्टिसिपेशन उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया अप्रोच था। ये हमारा नीति आयोग है। अब मैं एक व्यक्ति का नाम यहां जिक्र करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस, प्रणाम करता हूं उनको। प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने बेसिकली जो हम 5 ईयर प्लान बना रहे थे, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही सब्सटेंशियल था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। और इनका जो प्लानिंग था वो हमारे लिए बहुत हिट हो गया। हिट कहना गलत होगा, सुपर हिट हो गया, ठीक है। इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू का खास आदमी था प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस, जिनको हम आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन कि आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग हम किसे कहते हैं, तो नाम होगा प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। इसको भूलना नहीं है। अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, ये है प्लानिंग, ठीक है, दिस टर्म इज प्लानिंग, और ये है प्लान। प्लानिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो मैं समझा रहा हूं आपको, शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी जरूरी होता है। ये है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान्स यानी 5 ईयर प्लान्स।
कवरिंग 20 ईयर्स जनरली, ऐसा 20 तो एकदम तय नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं कि जो हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं वो 20 साल के लिए होता है। वो कवर करता है 20 ईयर्स का पीरियड, ये कवर करता है केवल 5 साल का पीरियड, जिसको हम 5 ईयर प्लान्स में गिनती लाते हैं। दे आर जनरल गोल्स, ये किसी खास एक चीज के लिए नहीं बनता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनता है। जनरल गोल्स मींस, यहां पे अगर आप जानना चाहें तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन प्लान ऑब्जेक्टिव्स में जो हम 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं वो क्या होता है, स्पेसिफिक गोल्स होता है। अर्थात या तो किसी 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर पे फोकस किए, किसी 5 ईयर प्लान में हम तुम्हारे इंडस्ट्रीज पे फोकस कर लिए, किसी 5 ईयर प्लान में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पे फोकस कर लिए। तो इस तरह से अलग अलग गोल्स हम बनाते हैं, स्पेसिफिक गोल्स इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़िए। अब मैं आपको गारंटीड क्वेश्चन बता रहा हूं कि इससे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया था, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एक शॉर्ट टर्म प्लान था, एक लॉन्ग टर्म प्लान था। लॉन्ग टर्म प्लान 20 साल के लिए लगभग होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, गोल्स क्या क्या था, इसको बढ़िया से इस टॉपिक को पकड़ लोगे ना तो तुम आराम से इस चैप्टर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो 5 गोल्स होते हैं, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। बस इसको रट्टा मार लो बढ़िया से, ये पांचों हेड्स मैं समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ। बाबू इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री का जो जीडीपी होता है उसमें कांस्टेंट इंक्रीज कराना, ठीक है। कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को हम हर साल क्या करें, बढ़ाते रहे, हम हर साल बढ़ाते रहे, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी कंट्री का जीडीपी हर साल बढ़ रहा है तो समझ लो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो हमारा पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही था। इससे क्या फायदा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जो कंट्री है वो डेवलप करेगा, ठीक है। तो देख, इसके लिए हमको क्या चाहिए, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी। जो मैं कह रहा हूं कि जीडीपी एक पर्टिकुलर रेट से हर साल बढ़े। इंक्रीज इन रिसोर्सेस, अब जीडीपी को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो लोग हैं, उनको और काबिल बनाना होगा, स्किल्ड बनाना होगा, तब जाके रिसोर्सेस को आप क्या करोगे, इंक्रीज कर पाओगे। इसलिए तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय आईआईटी का उद्घाटन किया, आईआईएम बना बाद में जाकर के, ताकि स्किल्ड पीपल, जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उसको हम फॉर्म कर सके। यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे हम इनोवेट कर सके और प्लस कैसे उसको हम अप्लाई कर सके जिससे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हो, बढ़ जाए। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। प्रोडक्टिव कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो प्रोडक्शन में काम आए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, लार्ज मशीनरीज वगैरह, उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज करना बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इतना कुछ जरूरी होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तब जाके जीडीपी जो है ना ऐसे बढ़ेगा। क्लियर है? ये हमारा पहला गोल था। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी, ठीक है। इक्वालिटी किसमें, समानता किसमें इक्वालिटी इन वेल्थ, इक्वालिटी इन इनकम, यानी बहुत ज्यादा अमीरी और गरीबी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाए। ये जो डिस्टेंस है अमीर और गरीबों के बीच में, इसको कम करना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। अब जरा सोचो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जो अमीर हैं हम उससे ज्यादा टैक्स ले सकते हैं और उस टैक्स के पैसे से हम गरीबों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। हम गरीबों को फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, हम उनको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इससे गरीब जो है थोड़ा सा अमीर हो जाएगा और अमीर थोड़ा सा गरीब हो जाएगा, तो इससे दूरी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसे कहते हैं इक्विटी। अब ये हासिल करना हमारा दूसरा गोल था। कैसे हासिल कर सकते हैं? रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो मैंने बताया ये की टर्म है, इसको दिमाग में रखना कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड
एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेट अस से मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो मैंने बताया, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना उसको, ठीक है। कर्बिंग कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर, यानी ये मेक श्योर करना कि मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, यानी अगर किसी कंट्री में मोनोपोली हो जाए, यानी मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर, अगर किसी प्रोडक्ट का कोई सिंगल सेलर हो जाए तो फिर वो मनमानी करेगा, वो प्राइसेस हाई कर देगा, इससे गरीब लोग जो है उस चीज को खरीद नहीं पाएंगे और वो गरीबी के हालत में ही रह जाएंगे। तो इसलिए उस चीज को कर्व करना, उसको खत्म करना, मोनोपोली पावर को खत्म करना, तब जाके आप इक्विटी को हासिल कर सकते हो। और तीसरा, अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर पीपल है उनको थोड़ा अपलिफ्ट करना। कैसे अपलिफ्ट करना, उनमें कौन कौन आता है, लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, पुअर पीपल, कैसे अपलिफ्ट करना मैंने बताया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी अनाज फ्री में बांटो, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में दो, उनका एजुकेशन फ्री में दे दो, जो आजकल चल रहा है, तो इनको अपलिफ्ट करना। तो अगर आप इतना काम करोगे तो आप इक्विटी को हासिल कर लोगे। तीसरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है, अगर मैं कहूं तो दिस मींस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है रे बाबू लोग, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो चीज हम अपने घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो चीज हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम क्यों उसको बाहर से मंगवाएं। यानी इंपोर्ट को कम करो और अपने कंट्री में उस चीज को प्रोड्यूस करो, तो कंट्री का इंडस्ट्रीज ग्रो होगा, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। सेल्फ रिलायंस का यही मतलब है। और जब तुम दूसरे कंट्री पे डिपेंड रहते हो ना, तो दूसरा कंट्री तुमको ब्लैकमेल करता है। कई बार ऐसा हुआ है इंडिया के साथ, खास करके यूएसए ने काफी बार हमें ब्लैकमेल किया है फूड क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का मतलब है डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो अपने कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड रहो। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इससे आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रो बढ़ेगा। टू compete एट इंटरनेशनल लेवल, आप दूसरे कंट्री से कंपीट कर सकते हो। अगर वही गुड्स अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है और वो आप इंडिया में भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ने से ना एफिशिएंसी बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम करोगे, अच्छा चीज प्रोड्यूस करोगे। टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, जो मैंने बताया कि दूसरे देश पे डिपेंड रहोगे तो क्या करेगा ना, वो कई बार तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, तुम पे प्रेशर डालेगा और अपना काम निकाल लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता हूं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण करना चाहिए। उसमें दो चीज आता है, दो टर्म याद रखोगे, ये दोनों अच्छा टर्म है, की टर्म है। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब तक आप नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करोगे, जैसे आजकल एआई का जमाना चल रहा है, तो जब तक तुम एआई को यूज नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा से बहुत तवज्जो दिया गया है, उसको हमेशा यूज करना चाहिए, उसको यूज करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। चेंज इन सोशल आउटलुक, चेंज इन सोशल आउटलुक यानी हमारे यहाँ महिलाओं को काफी जो है ना दबाया जाता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत कम है, क्योंकि उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। खैर आजकल तो दुनिया बदल रहा है बहुत, और ये अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आए, उनका, इसको सोशल आउटलुक कहते हैं, उनका एनरिचमेंट हो, तो ऑटोमेटिकली भारत का जीडीपी जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई भी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड ना रह जाए। सपोज करो ABCD 4 लोग हैं, चारों विलिंग टू वर्क है, वो काम करना चाह रहे हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में हमारा रिसोर्सेज क्या हो रहा है, अनयूटिलाइज्ड हो रहा है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने में ध्यान दें तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट को भी हासिल कर लेंगे, यानी कोई भी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज नहीं रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से करना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। उम्मीद करता हूं ये पांचों टर्म आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। एक है ये जो हमने इतने प्लानिंग्स किए 1947 के बाद से अप टू 1990 तक, इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसके फेलियर्स क्या है। तो बाबू लोग देख, इसके अचीवमेंट्स भी बहुत सारे थे, इसके फेलियर्स भी बहुत सारे थे। ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि अचीवमेंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फेलियर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये तय करना हमारा काम नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो देखो, पहला अचीवमेंट था इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तुमको पता है, मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जब ब्रिटिशर्स थे, हमने प्रॉपर मेजरमेंट कभी जीडीपी का किया नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने किया
जैसे VKRB राव का सबसे सिग्निफिकेंट माना गया था, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसमें कितना था 2%, लेस देन 2%। लेकिन प्लानिंग के बाद देखो इसमें कितना ड्रास्टिक चेंज आया, 5% का कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने जीडीपी में हासिल किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट। दूसरा, हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी से किस तरफ जा रहे थे, वाइब्रेंट इकोनॉमी में। स्टैग्नेंट क्या बताया था, कीवर्ड है, पिछले क्लास में मैंने लिख दिया था कीवर्ड। स्टैग्नेंट मतलब जिसमें कोई ग्रोथ नहीं लंबे समय तक, वाइब्रेंट मतलब जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। दूसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी बच्चों क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो देख, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की राह में तभी जा पाता है जब ये जीडीपी का अमाउंट ज्यादा हो देन दी पॉपुलेशन, यानी इंक्रीज इन जीडीपी शुड ऑलवेज बी मोर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमारे कंट्री में क्या हुआ, एक चीज देख, हम इस चीज को हासिल किए कि हम जिस रेट से जीडीपी हमारा बढ़ रहा था 5%, पॉपुलेशन के रेट से वो कहीं ज्यादा था। तो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी था वो बढ़ रहा था। और इससे क्या होता है, जब भी ऐसा होगा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है, जब जीडीपी बढ़ता है, ये इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा तो यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखोगे कि उस समय कॉलोनियल पीरियड में हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी था वो लेस देन 0.5% था, लेकिन अब वो 4 गुना बढ़ गया, 2% पर एनम के रेट से पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा था। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा समझा दूं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है मुन्ना, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है लीगल। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या लीगल लॉफुल रिफॉर्म्स हमने किया था। एक लैंड सीलिंग किया था, डिटेल्स में बताऊंगा अगले क्लास में। सीलिंग का मतलब है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे हमने जमीन को लिया और बांट दिया लैंडलेस लेबरर्स और स्मॉल फार्मर्स में। अर्थात हमने कानून निकाला कि कोई भी व्यक्ति एक तय जमीन से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। अगर उसके पास उससे ज्यादा जमीन है तो आप मेरे को दे दो, हम इसको बांट देंगे लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में। तो ये कानून निकाला गया जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा है टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, अर्थात मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना करके फूड क्रॉप्स का ग्रोथ कराना। इसमें सबसे अहम भूमिका था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ये हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी ये दो चीज याद रखना, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस में लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड और ये आपका टेक्निकल चेंजेस में क्या याद रखोगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति पढ़ेंगे हम लोग, 1965 से हुआ। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहला मैंने क्या लिखा, इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज्ड एंड डाइवर्सिफाइड हो गया। हमारा जो इंडस्ट्री था उसका ग्रोथ होने लगा और मॉडर्न इंडस्ट्रीज यानी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अब अपना गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करने लगे। एंड डाइवर्सिफाइड ऑल्सो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे थे। अंडरस्टैंड, ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा साइन है। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी इन बेसिक कंज्यूमर गुड्स, जो रोज की चीजें हैं, जो एक इंडिविजुअल को चाहिए होता है, जो आप सबके घर में चाहिए होता है, इन सारे गुड्स का प्रोडक्शन हम इन अबंडेंस करने लगे ताकि हमें दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड ना रहना हो। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो कि अंग्रेजों के समय कमी था, सिर्फ टिस्को था, याद करो मैंने टिस्को मेंशन किया था। धीरे धीरे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ काफी डेवलप होने लगा, चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इसमें काफी सुधार हुआ। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंशन, अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? हेल्थ फैसिलिटीज एक्सपेंड होने से आपका जो डेथ रेट था ना बच्चों, डेथ रेट घट गया, डेथ रेट काफी कम हो गया। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी खोल दिया हमने, आईआईएम खोल दिया। ठीक है। इसके बाद इतने सारे यूनिवर्सिटीज आ गए, इनफैक्ट एक स्टेट में कई सारा यूनिवर्सिटीज आ गया। तो इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हमारा एक्सपैंड हुआ। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड तुम्हें पता है, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि हमारा जो कॉम्पोजिशन था वो केवल क्या था, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया, हम बहुत सारा गुड्स, इवन इंक्लूडिंग द इंजीनियरिंग गुड्स, हम यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे कि इंजीनियरिंग गुड्स भी हम अब एक्सपोर्ट करने लगे। सोच लो, तो ये तरक्की हुआ। ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है। पहले हम 10 फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी करते थे, अब 1000 क्वांटिटी कर रहे हैं। वैल्यू बढ़ गया, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जमा होने लगा। डाइवर्सिफिकेशन इन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, जैसा मैंने बताया कि इंजीनियरिंग गुड्स और बड़ा बड़ा कैपिटल गुड्स भी हम अब एक्सपोर्ट करने लगे थे। तो ये बहुत सारा अचीवमेंट्स मैंने आपको बताया, 6 अचीवमेंट्स, ये आपको पूरा कंठस्थ बढ़िया से कर लेना है। क्लियर है। अब आता हूं, देखो फेलियर्स। भाई अचीवमेंट तो हमने किया, लेकिन फेलियर्स भी साथ साथ था। जो टारगेट हमने बनाया था शॉर्ट टर्म प्लान्स में, लॉन्ग टर्म प्लान्स में, कुछ हद तक तो हमने उसे हासिल किया, लेकिन बहुत हद तक हम फेल भी हो गए। इसके बहुत सारे कारण है, करप्शन है और भी कई तरह की वजह है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस वजह से हम टारगेट्स को अचीव उतना सहजता से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो इस चलते बहुत सारा फेलियर्स आया। क्या क्या आया? सबसे पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो क्या है, 21% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। 1990 तक की अगर मैं बात करूं तो 21% भारत का पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन था, स्टिल पुअर था। और अगर पुअर है आप तो बेसिक नेसेसिटीज तो आप जुटा नहीं पाओगे। तो सेकंड में मैंने क्या लिखा, फेल टू गेट बेसिक नेसेसिटीज। तो ये दुर्भाग्य था हमारा, पॉवर्टी को हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाए थे। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब होता है राइज इन, और या फिर यहां पे मैं लिखता हूं कंसिस्टेंट राइज, है ना। कंसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअसली जो जनरल प्राइस लेवल है, जो हर एक चीज का प्राइस है कमोडिटीज का, उसका बढ़ जाना, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को हम रोक नहीं पा रहे थे और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, यानी हर साल हर चीज का दाम जो है, प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा था। दूसरा, अगर ऐसा हो रहा था तो अमीर जो व्यक्ति थे, जो रिच पीपल था, वो तो खरीद पा रहा था, लेकिन गरीब नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, जो अमीर है उसको अमीर बना रहा था और गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो और बढ़ रहा था। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, याद करो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इक्विटी का, कि गैप को कम करना, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। देन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हम कितना भी तरक्की कर लिए, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो मच मोर देन द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं थे। वी फेल्ड टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज पर आवर पॉपुलेशन। इंडिया का सबसे बड़ा अड़चन पॉपुलेशन था। जिस रेट से वो बढ़ रहा था, उस रेट से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम टारगेट तो बना रहे थे कि हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना करना है, 5 ईयर प्लान्स में हमने टारगेट बना लिया था, लेकिन उसको अचीव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। मैंने बताया कारण था करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एटसेट्रा। ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेस देन ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब देखो, किसी भी कंट्री का जब जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो हमारा जो है
एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ना चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस बढ़ना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए। तो पॉपुलेशन जिस फास्ट रेट से बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर उस रेट से नहीं बढ़ रहा था, जिस वजह से हमारा डेवलपमेंट रुक रहा था। नेक्स्ट है फेल टू मीट द टारगेट। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम टारगेट तो जरूर बना रहे थे, इच्छा तो मन में थी कि इसको पूरा करो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या था? पॉपुलेशन का बढ़ना, करप्शन, और तीसरा मैंने क्या बताया? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देन है बायस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बायस्ड का मतलब होता है फेवरिंग वन सेक्शन, अर्थात इसको इनइक्वालिटी कहेंगे, यानी जो रिच था वो रिचर हो रहा था, जो पुअर था वो और पुअरर हो रहा था। इसके कई सारे कारण थे। तो बायस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फेवरिंग वन सेक्शन, यानी रिच सेक्शन को फेवर करना। इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, इस वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रहा था। फोर्स्ड द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप्स लिया? गवर्नमेंट फोर्स था टू ऑफर रिजर्वेशंस फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो इसलिए जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जिनको गरीब सेक्शन में ये सब पहले हुआ करते थे, तो इन गरीबों के लिए एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस कर दिया कि इनके लिए इतना सीट्स रिजर्व है, जॉब्स में भी इनके लिए इतना सीट्स रिजर्व कर दिया गया, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सीट्स रिजर्व कर दिया गया। अंडरस्टैंड? तो ये था अचीवमेंट्स और ये था फेलियर्स। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों चैप्टर का जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ये हम लोग एक साथ जो है रिवाइज करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3, तो वो सही रहेगा। दोनों चैप्टर का साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेने से ठीक रहेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में।